नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। देश और विदेश में कई सारी सीक्रेट एजेंसियां स्थापित की गई हैं जो देश हित और मानव कल्याण के लिए काम करती हैं। आज हम ऐसी ही एक एजेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीक्रेट सोसाइटी का किंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की, जिसकी स्थापना गुप्त ऑपरेशन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि मोसाद का जन्म 13 दिसंबर 1949 को एक केंद्रीय संस्थान के रूप में हुआ था। मार्च 1951 में इसको पुनर्गठित किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय का एक हिस्सा बनाया गया। मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी है जिसके नाम पर कहानियां चलती हैं। मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। ये लोग इजराइल के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज के मारते हैं। मारने का मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि डर पैदा करना होता है ताकि इजराइल से कोई पंगा ना ले। चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे इस नन्हे से देश को बड़ा क्रूर बनना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। अब हम आपको मोसाद के उन कारनामों के बारे में बताते हैं जिन्होंने कभी डर पैदा किया तो कभी बेइज्जती भी कराई। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर। साल 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के लिए दुनिया भर से खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे। उस दौरान एक खतरनाक घटना हुई थी जिसमें इजराइल ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को उनके होटल में मार दिया गया था। इसका आरोप 2 आतंकवादी संगठनों पर लगा। पहला ब्लैक सितंबर और दूसरा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद इजरायली सरकार भड़क गई। बदले के लिए प्लान किया जाने लगा। 11 लोग हिट लिस्ट में थे। फिर मोसाद ने जो काम किया वो सीधा फिल्मों की तरह था। फोन बम, नकली पासपोर्ट, उड़ती हुई कारें, जहर की सुई, सब इस्तेमाल हुआ। जैसे जेम्स बॉन्ड किसी भी देश की परवाह नहीं करते मारते वक्त, उसी अंदाज में मोसाद एजेंटों ने कई देशों का प्रोटोकॉल तोड़ा। एजेंट मिडिल ईस्ट के कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में घुस गए थे और अपराधियों को चुन चुन के मारा। अपने टारगेट को निपटाने से पहले मोसाद टारगेट की फैमिली को बुके भेजता था जिस पर लिखा होता था, ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूले हैं और ना ही माफ़ किए हैं। मोसाद के एजेंटों ने हर टारगेट को 11 बार गोली मारी, मरे हुए 11 इजरायली खिलाड़ियों में से हर एक की तरफ से। इस मिशन के चलते नॉर्वे में एक वेटर गलती से मार दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया में इसकी कड़ी निंदा हुई। निंदा के बावजूद मोसाद ने कई और मर्डर किए। अब हम आपको बताते हैं इजराइल के दूसरे ऑपरेशन महमूद अल मबूह की। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई में दुनिया भर के रईसों का जमावड़ा होता है और ये भी कहा जाता है कि यहीं से दुनिया भर के आतंकवादियों को भी पैसा जाता है। जनवरी में दुबई का मौसम सुहाना हो जाता है। रोज़ 1 लाख लोग दुबई एयरपोर्ट पर आते हैं इस मौसम में। 19 जनवरी 2010 को इसी शहर के होटल अल बुस्तान रोताना में एक मर्डर हुआ जिसमें इंटरनेशनल मीडिया ने सनसनी फैला दी, क्योंकि 10 दिन लग गए थे दुबई पुलिस को ये निश्चित करने में कि ये मर्डर ही है। तब कहीं लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ तो नहीं है। मरने वाले आदमी का नाम था महमूद अल मबूह, जो हमास के लिए हथियार की खरीद बिक्री करता था। और ऐसे लोग ब्रेन हैमरेज से नहीं मरते, जो कि पोस्टमार्टम में आया था। लेकिन बाद में फिर पता लगा कि अल मबूह के पैर में सक्सिनोकोलिन का एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे पैरालिसिस हो जाता है। बाद में उसके मुंह पर तकिया रखकर सफोकेट कर दिया गया था। आपको बता दें, हिट स्क्वाड ने अल मबूह के कमरे के सामने ही अपना कमरा बुक किया था। जब वो अपने कमरे से बाहर गया तो स्क्वाड ने इलेक्ट्रॉनिक डोर की सेटिंग चेंज कर दी और जब वो वापस आए तो उसे मार कर निकल गए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अल मबूह से 21 साल पुराना बदला लिया गया था। अल महबूब फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग का फाउंडर था। 1989 में 2 इजरायली सैनिकों को मारने का आरोप था उस पर। अल महबूब को अंदाज़ा ज़रूर था कि मरना तो है, पर यह अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी जगह पर मारा जाएगा जो उसके लिए सेफ है और मारने वालों के लिए खतरनाक है। इस काम में मोसाद के 33 एजेंट लगे थे। स्क्वाड का कोड नाम था सिजेरिया, फिलिस्तीन के एक पुराने शहर के नाम पर, जहां पर कुछ यहूदी शहीद हुए थे। एजेंटों ने इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड से लेकर सीरिया, अरब का पासपोर्ट बनवा रखा था। ये एजेंट अलग अलग जगहों से दुबई आए और मार के चलते बने। जब तक दुबई पुलिस ये तय कर पाती कि ये हत्या है कि नहीं,
तब तक सारे एजेंट इजराइल पहुंच चुके थे। हम आपको बताते हैं तीसरे मिशन 70 गोलियां की। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात का दाहिना हाथ खलील अल वजीर ट्यूनीशिया में रह रहा था। उसे अबू जिहाद कहा जाता था। इसको मारना मोसाद की लिस्ट में था। इसके लिए 30 एजेंट काम में लग गए थे। धीरे धीरे कर टूरिस्ट बनकर पहुंचे थे ये सभी ट्यूनीशिया। कुछ ने तो बाकायदा वहाँ की आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और फिर सारे एजेंट अबू जिहाद के घर की तरफ पहुंचे। उस वक्त इजराइल का जहाज बोइंग 707 शहर के ऊपर मंडरा रहा था। यूं ही नहीं, उसने वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। हिट स्क्वाड उसके घर में घुस गया। पहले तो नौकरों को मारा, फिर अबू के परिवार के सामने उसे 70 गोलियां मारी। हम बताते हैं आपको एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मोसाद की बड़ी बेइज्जती भी हुई। 1997 में मोसाद का एक ऑपरेशन फेल हो गया था। जॉर्डन में मोसाद के 2 एजेंट कनाडियन टूरिस्ट बनकर गए थे हमास के लीडर खालिद मशाल को मारने के लिए। हथियार था एक जहर जो स्किन से होकर शरीर के अंदर चला जाता है। अटैक फेल हो गया और मशाल के बॉडीगार्ड्स ने एजेंट को दौड़ाकर पकड़ लिया। फिर पता चला कि 4 एजेंट अपने बारे में सब कुछ बताकर जॉर्डन में ही इजरायली दूतावास में छुपे हुए थे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात माननी पड़ी। उनको तुरंत आना पड़ा जॉर्डन। भड़के जॉर्डन किंग ने मिलने से मना कर दिया। फिर बहुत मुनहार के बाद माने। इजराइल ने जहर का एंटीडोट भी दिया मशाल को। इसके अलावा अपनी कस्टडी से हमास के शेख अहमद यासीन और उसके साथियों को छोड़ना भी पड़ा। इस घटना के बाद मोसाद कुछ दिन तक शांत रहा क्योंकि बड़ी बेइज्जती हुई थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इजराइल की उस महिला जासूस की जो मोहब्बत के जाल में फंस गई थी। साल 1986 में दुनिया भर के अखबारों में ये खबर आई थी कि इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया के कई देशों की तुलना में उसका परमाणु जखीरा कहीं बड़ा है। इजराइल के इस गुप्त परमाणु कार्यक्रम के बारे में दुनिया को बताने वाले शख्स का नाम था मोर्डेखाई वनुनु। वनुनु को पकड़ने के लिए इजराइल ने एक गुप्त अभियान चलाया था और एक महिला जासूस को उन्हें प्रेम के जाल में फंसाने के लिए भी भेजा गया, जो लंदन से बाहर किसी और देश में उनको लेकर के जाए। बाद में वनुनु को अगवा कर लिया गया और उन पर इजराइल में मुकदमा चलाया गया। आज भी वनुनु को इंतज़ार है कि वो एक आज़ाद व्यक्ति की तरह दुनिया घूम सकें। आपको बताते हैं कि मोर्डेखाई वनुनु की कहानी और कैसे सिंडी नाम की एक जासूस उन्हें पकड़ने में इजराइल की मदद करी थी। आपको बता दें, मोर्डेखाई वनुनु साल 1976 से 1985 के बीच इजराइल के बीरशेबा के नज़दीक नेगेव रेगिस्तान में मौजूद डिमोना परमाणु प्लांट में बतौर टेक्नीशियन काम करता था, जहां वो परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम बनाते थे। न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉन प्रोलिफरेशन अ रेफरेंस हैंडबुक के अनुसार उन्होंने बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद वो ऐसे समूह से जुड़ने लगे जो फिलिस्तीनियों के प्रति संवेदना रखते थे। 30 साल के मोर्डेखाई वनुनु जल्द ही सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर आ गए और उन्हें आखिर 1985 में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने डिमोना परमाणु प्लांट, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बमों की करीब 60 सीक्रेट तस्वीरें ली थी और अपनी रील के साथ उन्होंने देश छोड़ दिया। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और सिडनी में ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्थित संडे टाइम्स के पत्रकार पीटर हुनम से संपर्क किया और उनसे सीक्रेट तस्वीरें साझा की। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 1986 को वनुनु से मिली जानकारी के आधार पर संडे टाइम्स ने एक लेख छापा था, रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल। इस एक लेख ने पूरी दुनिया में भूचाल पैदा कर दिया था। न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉन प्रोलिफिकेशन अ रेफरेंस हैंडबुक के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अनुमान था कि इजराइल के पास बस 10 से 15 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वनुनु के अनुसार इजराइल के पास अंडरग्राउंड प्लूटोनियम सेपरेशन सुविधा थी और उसके पास लगभग 150 से 200 परमाणु हथियार थे। आपको बता दें, 20वीं सदी में चर्चित घटनाओं पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की किताब पॉलिटिकल सेंसरशिप ने लिखा कि बाद में वनुनु ने आरोप लगाया कि उनके खुलासे के कारण इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस अमेरिकी राष्ट्रपति
रोनाल्ड रीगन को झूठ नहीं कह सकते थे कि उनके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। संडे टाइम्स को पूरी जानकारी देने के लिए वन्नू लंदन पहुंचे थे, लेकिन 1986 में लेख छप सके उससे पहले ही उन्हें किसी तरह ब्रिटेन से बाहर निकालकर गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। ये साजिश रची इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने। किताब पॉलिटिकल सेंसरशिप के अनुसार मोसाद ने उन्हें किसी तरह बहलाकर लंदन से इटली लाने के लिए एक महिला जासूस को भेजा। उनकी कोशिश थी कि ब्रिटेन में वन्नू के साथ जबरदस्ती ना की जाए और वो खुद ही ब्रिटेन से बाहर निकलें ताकि कोई विवाद ना हो। पीटर हुनम अपनी किताब द वुमेन फ्रॉम मोसाद में लिखते हैं कि एक दिन यानी 24 सितंबर 1986 लंदन में वन्नू ने एक सड़क पर एक सुंदर लड़की को देखा जो खोई खोई दिख रही थी। वन्नू ने उन्हें कॉफ़ी की दावत दी तो वो शर्माते हुए राज़ी हो गई। बातचीत के दौरान उस लड़की ने बताया कि उसका नाम सिंडी है और वो एक अमेरिकन ब्यूटिशियन है। पहली मुलाकात में दोनों इतना घुल मिल गए कि वो साथ में घूमने जाने का प्लान भी बनाने लगे थे। पीटर हुनम लिखते हैं कि वन्नू ने बताया था कि सिंडी अपने घर का पता नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वन्नू ने उन्हें बता दिया था कि वो द माउंट बेटन होटल के कमरा नंबर 105 में जॉर्ज फ्रॉस्टी के फर्जी नाम से ठहरे हुए हैं। इसके बाद एक तरफ संडे टाइम्स के साथ कहानी पर बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ सिंडी के साथ वन्नू की मुलाकातें बढ़ रही थी। यहाँ तक कि वन्नू कुछ वक्त के लिए ब्रिटेन से बाहर जाने की भी योजना बना रहे थे और आखिरकार 30 सितंबर को वो सिंडी के साथ रोम पहुंच गए। पीटर हुनम के अनुसार वन्नू के ब्रिटेन से गायब होने के करीब 3 सप्ताह बाद न्यूज़वीक ने खबर छापी कि वन्नू इजराइल में है और वहां उन्हें 15 दिन की कस्टडी में लिया गया है। न्यूज़वीक के अनुसार वन्नू को उनकी एक महिला मित्र ने एक यॉट में बैठकर इटली में समंदर से जाने के लिए राजी किया था। इटली और देश की समुद्री सीमा से बाहर जाने के बाद उन्हें मोसाद के एजेंटों ने गिरफ्तार कर इजराइल को सौंप दिया था। 1986 में लॉस एंजल्स टाइम्स ने पूर्वी जर्मनी की समाचार एजेंसी के हवाले से खबर दी थी कि 30 सितंबर को वन्नू को रोम से अगवा किया गया था। पीटर हुनम लिखते हैं कि वन्नू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी मित्र सिंडी मोसाद एजेंट थी। द संडे टाइम्स ने साल भर बाद 1987 में सिंडी की पहचान से संबंधित एक कहानी छापी, लेकिन इस पर भी वन्नू ने यकीन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माना कि सिंडी मोसाद एजेंट थी और उन्हें फंसाया गया था। आपको बता दें कि सिंडी का असली नाम शेरिल हेनन बेंटोव था। साल 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइम ने लिखा था कि शेरिल हेनन बेंटोव ने 1978 में इजरायली सेना में शामिल हुई थी। बाद में वो मोसाद में शामिल हुई और इजराइल के दूतावासों से जुड़ करके काम करने लगी। बताया जाता है कि पीटर हुनम ने इजराइल के शहर नेतन्या में शेरिल को ढूंढ निकाला था। वहाँ वो अपने पति के साथ रह रही थी। उन्होंने अपने सिंडी होने की खबरों से इनकार किया और वहाँ से चली गई, लेकिन पीटर ने उनकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थी। इस घटना के बाद शेरिल कई साल तक नज़र नहीं आई थी। गॉर्डन थॉमस अपनी किताब गिडोन्स स्पाइस मोसाड्स सीक्रेट्स वॉरियर्स में लिखा हुआ है कि 1997 में शेरिल को ऑरलैंडो में देखा गया था। यह संडे टाइम्स के एक पत्रकार के सवाल करने पर उन्होंने वन्नू को अगवा करने से अपनी किसी भी तरीके की भूमिका होने से इनकार किया था। मोर्डेखाई वन्नू को 1978 में इजराइल में 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, जिसमें उन्होंने 13 साल जेल में गुजारे। साल 2014 में उन्हें जेल से तो छोड़ दिया गया, लेकिन उन पर कई तरह की बंदिशें लगाई गईं। आपको बता दें, परमाणु मुक्त दुनिया बनाने में उनके सहयोग की भी जमकर तारीफ हुई थी। उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चालू की गई। वन्नू की आज़ादी के लिए चलाए एक अभियान के अनुसार 21 अप्रैल जेल से छूटने के बाद वन्नू सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में रह रहे थे। वहां यरूशलेम के एपिस्कोपल बिशप ने उन्हें पनाह दी थी। 11 नवंबर 2004 को लगभग 30 इजरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उसी रात उन्हें छोड़ भी दिया गया था, लेकिन इजराइल ने उन पर पाबंदियां लगाईं, जो 32 साल बाद आज भी लागू है। बीते साल नॉर्वे में वन्नू को ओस्लो में रहने के लिए शरण देने की पेशकश की थी। वन्नू की पत्नी ओस्लो में ही रहती। इसी तरह की जानकारियों के लिए, खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।